मुझे जान के बहुत दुख होता है कि जिस राज्य ने इतना कुछ इस राष्ट्र को दिया, जब आम्फान नाम का एक तूफान आता है तो केंद्र का जो मंत्रालय, नदीम जी, कितने हजार रुपए का या कितने हजार करोड़ का पैकेज आप लोगों को देता है? हम लोग को उन्होंने 1000 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया था जी, लेकिन उसमें से भी पूरा पैसा नहीं मिला है। 1000 करोड़। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 6500 करोड़ के ऊपर अपने फंड से इस रिलीफ पैकेज में खर्च कर दिया है। एक बेसिक डिफरेंस देखिए, आज नदीम उल हक साहब हमारे साथ हैं, राज्यसभा के एमपी हैं टीएमसी की ओर से, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, लर्नड स्कॉलर हैं, कई सारे एसोसिएशन में जुड़े रहे, प्लानिंग्स में रहे। मैं केवल एक बात पूछना चाहूंगा, एक इस तरह का साइक्लोन जिसने पश्चिम बंगाल के पूरे ज्योग्राफी को तहस नहस कर दिया, लाखों लोगों को बेघर किया, इतना कष्ट पहुंचाया, लोगों की इतनी तरह से फिजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई, डिस्ट्रॉय हुई उनकी चीजें, उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके मकान, उनके प्रॉपर्टीज। उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने केवल 1000 करोड़ का डिक्लेरेशन, वो भी पूरा नहीं, जबकि राज्य सरकार ने, जैसा कि आपने अभी नदीम उल हक साहब को सुना, 6500 करोड़ का एक पैकेज कंप्लीट डिजाइन करके लोगों तक पहुंचाया, लोगों के लिए काम किया। अगर ये राज्य अपने विभिन्न तरह के टैक्सेस सेंटर को देती है, ये अकेले बंगाल की बात नहीं है, ये व्यवहार तमाम उन राज्यों के साथ आज हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और मैं इस बात को सुन के कोई आश्चर्य नहीं हूं, लेकिन मेरा आज तत्काल प्रभाव से यहां आना, आप देखे बिहार में चुनाव हुआ, आपने तेजस्वी जी की भीड़ देखी, आपने लाखों की संख्या में लोगों का मनोबल देखा। लाखों की संख्या में लोग किस लिए आए थे? क्या समोसा खाने आए थे? क्या आलू भात खाने आए थे? वो आए थे तेजस्वी जी को अपना समर्थन देने, राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन देने। लेकिन क्या हुआ? फिर वही ईवीएम, फिर वही ईवीएम, फिर वही काया पलट। और अब सबकी पैनी और गंदी जो नजर है वो पश्चिम बंगाल के लिए, वो बंगाल जिसने सबको मेहमान नवाजी की, बंगाल जिसने सबको जगह दी, बंगाल जहां वासुदेव कुटुंबकम की एक परंपरा और एक अनूठा कल्चर आज से नहीं, हजारों सालों से चलती आई है। और इससे पहले कि मैं नदीम उल साहब से कुछ और पूछूं, एक बात मैं कंपैरिजन करूंगा। आज ये जो सुशासन के ढिंडोरे पिटे जा रहे हैं, माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार के मौजूदा समय में, गवर्नर साहब के स्टेटमेंट आते हैं हमेशा सरकार के खिलाफ। हम ये देखते हैं कि एक गवर्नर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उस राज्य की जो सरकार होती है उसके साथ एक तालमेल बना के चलने की होती है, लोगों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य बैठाने की होती है, ना कि हर वक्त नुक्स ढूंढने की। क्या आपको कभी उत्तर प्रदेश में नुक्स नहीं मिलता जहां पत्रकारों की हत्या हो जाती है? क्या आपको उत्तर प्रदेश में खामियां नहीं मिलती जहां केंद्र की सरकार बीजेपी की, राज्य की सरकार बीजेपी की, उसके बावजूद सबसे ज्यादा हत्याएं, किडनैपिंग, मर्डर्स, रेप्स उत्तर प्रदेश में होती हैं? कभी आपने सोचा कि बंगाल में ये घटनाएं क्यों नहीं घटती, हमेशा उत्तर प्रदेश में क्यों घटती है? देखिए लोग कैसे काम करते हैं, इसके लिए कोई स्टैट्स की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। उस शहर की, उस राज्य की कानून व्यवस्था, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित है? मेरे ख्याल से नदीम जी ये एक बहुत ही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन होगा। क्या बंगाल और यूपी या अन्य राज्यों का आप जब कंपेयर करते हैं, औरतों के प्रति जो गंभीर अपराध हैं उनमें बंगाल का क्या रेशियो है? आप तो खुद एक राज्यसभा के एमपी यहाँ परिचित है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें पहले तो मैं बोल दूं कि जी, बंगाल की धरती जो है जी, इसका हृदय इतना बड़ा है कि इसमें सब लोग पनपते हैं। जी, अभी आप देखिएगा कि लक्ष्मी पूजा के दिन ईद मिलादुन नबी भी मनाया गया, लक्ष्मी पूजा भी मनाया गया, सामने गुरु नानक का बर्थडे है, फिर क्रिसमस है। जी, तो हमारा कहना है कि त्योहार सब अपना अपना होता है अवश्य, लेकिन उत्सव जो है वो सबका होता है। बहुत अच्छे, ये बंगाल का मैसेज है। जी। और जहां तक महिलाओं के सुरक्षा की बात है, जी, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लीजिए। यस, वेस्ट बंगाल उसमें सबसे नीचे में है, सबसे नीचे में है। ये सबसे बेस्ट जितने भी लोग हैं इस बात को गौर कीजिएगा। नदीम उल हक साहब राज्यसभा एमपी तृणमूल कांग्रेस के और एक वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं और ऑथर भी रह चुके हैं, लिखते हैं वो, मैं परिचित हूं। बेशक पर्सनल तौर पे आज मैं पहली बार आपसे मिला, लेकिन मेरे फाउंडेशन की जो लीगल टीम है, हम जब भी किसी से मिलते हैं हम उनके ऊपर एक होमवर्क जरूर करते हैं, तभी उनके साथ आते हैं, किसी सार्वजनिक मंच में अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बगैर कोई अपॉइंटमेंट के हम लोग एक साथ आज मिल रहे हैं और आप आज पद पे हैं,
क्योंकि मैं एक बात देखता हूं, आज की डेट में केंद्र की सरकार के अगर हम किसी एमएलए एमपी से मिलना चाहे तो एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट है। ऐसा लगता है कि पीएम साहब ही बन गए एमएलए जो हैं। और यहां मैं एक एमपी के साथ खड़ा हुआ आपके सामने, और अभी अभी मैं पहुंचा हूं कलकत्ता। अभी अभी मैंने होटल के कमरे में बस पैर ही रखा, सीधा आप लोगों के बीच मुखातिब हूं।